Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started History series of class 7th. This is the 9th lecture of chapter 10 that is 18th century political formation. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 8 लेक्चर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले 8 लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीजिंग इंडिपेंडेंस को स्टार्ट करा था, जिसके अंडर हम लोगों ने सिखों के बारे में पढ़ा था। आज उसी टॉपिक के सब टॉपिक मराठाज को हम लोग कवर करेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग जाटों के बारे में देखेंगे। तो मराठा किंगडम वाज अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम टू अराइज आउट ऑफ ए सस्टेन्ड अपोजिशन टू मुगल रूल। तो मुगलों का रूल चल रहा था, ठीक है, तो उसको बहुत लोग विरोध कर रहे थे क्योंकि उसके जो राजा थे, उनकी जो नीतियाँ थी वो लोगों को पसंद नहीं आता था। तो उसको अपोज करने के चक्कर में बहुत सारे जगह नए नए किंगडम बन गए, जैसे सिखों का किंगडम। वो भी क्या हुआ, मुगलों के अपोजिशन से ही, मुगलों का जो पॉलिसीज था वो उनको पसंद नहीं था या अपना साम्राज्य बनाना था उनको, तो एक तरह से उन्होंने भी अपना किंगडम इस्टेब्लिश करा सिखों ने। वैसे ही मराठा भी थे। शिवाजी ने क्या किया, 1627 से 1680 के बीच में ये रहे, इन्होंने एक स्टेबल किंगडम बनाया और इसमें इन्होंने सपोर्ट किसका लिया, तो वॉरियर फैमिलीज का। वॉरियर फैमिलीज एक योद्धा फैमिली होते थे जिनको देशमुख कहा जाता था। उनका काम होता था युद्ध में नेतृत्व करना। तो इन देशमुखों के हेल्प से शिवाजी ने जो है अपना एक स्टेबल किंगडम बनाया। ग्रुप ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट पास्टोरलिस्ट कुनबीज प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी। तो मराठा आर्मी का, ठीक है, बैकबोन कौन सा था, तो जो कुनबीज होते थे, जो कि पीजेंट पास्टोरलिस्ट थे, यानी कि जो किसान थे, एक तरह से होता है ना पास्टोरल एक्टिविटी करने वाले किसान, और जो हाईली मोबाइल हुआ करते थे, यानी कि वो बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया करते थे, ठीक है। तो इस टाइप के लोग जो थे वो मराठा आर्मी के बैकबोन थे। शिवाजी यूज दिस फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनिनसुला। तो जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी पेनिनसुला पठारी जो क्षेत्र है, वहाँ पे शिवाजी ने इन लोगों का प्रयोग किया मुगलों को एक तरह से हराने के लिए, मुगल फोर्सेस को एक तरह से टक्कर देने के लिए। After Shivaji's death, effective power in the Maratha state was wielded by a family of Chitpawan Brahmanas who served as Shivaji's successor as Peshwa or principal minister. Pune became the capital of the Maratha kingdom. तो शिवाजी ऐसे ही 1680 तक लड़ते रहते हैं, अपना साम्राज्य बना लेते हैं। उसके बाद शिवाजी के सक्सेसर आते हैं, कुछ वंश आते हैं, लेकिन आगे चल के वो वंश क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और वो शासन चलाने के योग्य नहीं रहते हैं। तो उनके जगह पे पेशवाज जो हैं, जो पहले से शिवाजी के टाइम से ये धीरे धीरे पावरफुल होते गए थे, जो कि आगे चल के प्राइम मिनिस्टर का पद भी उनको मिल जाता है। तो वे लोग जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अब जो शिवाजी के सक्सेसर्स था उनको हटा दिया, उनको रिप्लेस करके अब पेशवाज जो थे वो पावर में आ गए थे। पूना जो था वो मराठा किंगडम का कैपिटल बना था। एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। यहाँ पे एक पिक्चर है, पोर्ट्रेट है शिवाजी का। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो 17वीं शताब्दी के एंड में एक पावरफुल स्टेट इमर्ज हुआ था डेक्कन में, जिसके लीडर कौन थे, शिवाजी, विच फाइनली लेड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मराठा स्टेट, जिन्होंने मराठा स्टेट को इस्टेब्लिश करा था। शिवाजी वॉज बॉर्न टू शाहजी एंड जीजाबाई एट शिवनेरी इन 1630, ठीक है। Under the guidance of his mother and his guardian Dada Kondadev, Shivaji embarked on a career of conquest at a young age. The occupation of Javeli made him undisputed leader of the Malwa Highlands, which paved the way for further expansion. तो शिवाजी के पिताजी का देहांत जो है कम उम्र के जब वो थे तभी हो गया था। तो बाद में इनकी माताजी इनका नेतृत्व संभाली, ठीक है। इनको अच्छा से जो भी एजुकेशन चाहिए था वो युद्ध से रिलेटेड वो सब एजुकेशन दिलवाएं। इनके एक गुरु थे जिनका नाम था दादा कोंडदेव, उनके नेतृत्व में शिवाजी इतने सक्सेसफुल हुए थे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, जावेली पे आक्रमण किया था और उसको जीत लिया था। जब जावेली को इन्होंने जीता तो उसके बाद ये अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गए, एक ऐसा लीडर जिसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सके। तो मालवा हाईलैंड्स के अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गए। आगे भी ये क्या करते रहे, एक्सपेंशन करते रहे। इसके बाद हिज एक्सप्लॉइट्स अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ बीजापुर एंड द मुगल्स मेड हिम अ लीजेंडरी फिगर। तो जब इन्होंने बीजापुर के जो शासक थे तो उनके फोर्सेस को हराया, उसके बाद जो है मुगल के फोर्सेस को हराया कई बार, तो इसके बाद ये एक लीजेंडरी फिगर बन गए। ऐसे फिगर, ऐसे नेता जो हमेशा के लिए याद किए जाए। ही ऑफन रिजॉर्टेड टू गुरिला वारफेयर अगेंस्ट हिज अपोनेंट। तो ये जो था ना, गुरिला वारफेयर का टेक्निक अपनाते थे। गुरिला वारफेयर एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें छुप करके वार किया जाता है, पहाड़ों में या जंगलों में। जब दुश्मन वहाँ से क्रॉस कर रहा होता है तो छुप के उस पर अटैक करना वो
गुरिल्ला वारफेयर का टेक्निक होता है। तो ये टेक्निक शिवाजी जो है बहुत ज़्यादा यूज करे थे। बाय इंट्रोड्यूसिंग एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सपोर्टेड बाय रेवेन्यू कलेक्शन मेथड बेस्ड ऑन चौथ एंड सरदेश मुखी, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मराठा इम्पायर। तो शिवाजी के अंडर में जो है एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो मराठा इम्पायर, जो मराठा किंगडम बना, ठीक है, इम्पायर कहना ठीक नहीं है, किंगडम ही सही है। जो छोटे राज्य होते हैं उनको किंगडम कहा जाता है और जो बड़े स्तर के राज्य होते हैं उनके लिए इम्पायर शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा उचित होता है। जैसे मुगल इम्पायर था लेकिन मराठा किंगडम एक हद तक सही है क्योंकि ये एक छोटा राज्य था, कितना भी एक्सपेंड हुआ तो ये कभी मुगलों के बराबर नहीं गया, तो इसीलिए हम लोग इसको किंगडम ही बोलेंगे। तो इनका जो किंगडम था शिवाजी का, वहाँ पे प्रशासन जो था वो काफ़ी अच्छा, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था था। वहाँ पे जो टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाता था उसका भी सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा था। 2 टैक्सेस के मेथड जो है बहुत ज़्यादा फेमस थे, चौथ और सरदेश मुखी। इसके बारे में भी आगे फैक्ट है, उसको हम लोग देखेंगे। बाजीराव वन ऑल्सो नोन एज बाजीराव बल्लाल, बाजीराव वन जिनको बाजीराव बल्लाल भी बोला जाता है, वो पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे। ये एक अलग फैक्ट है। जो पेशवाज के जो आगे जो पेशवाज जो सक्सीड किए थे मराठाओं को, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये जो थे बाजीराव वन, ये एक ग्रेट मराठा जनरल थे who is credited to have expanded the Maratha kingdom beyond the Vindhyas and is known for his military campaigns against मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात एंड द पोर्तुगीज। तो बाजीराव वन जो है काफ़ी सारे युद्ध लड़े, विंध्याज के आगे भी इन्होंने अपना क्या किया, एक्सपेंशन किया, मराठा साम्राज्य जो मराठा राज्य था उसको आगे बढ़ाया। इन्होंने मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगीज वगैरह से भी युद्ध किया और जीत दर्ज किया। अंडर द पेशवाज, मराठा के जब सक्सेसर, जो शिवाजी के सक्सेसर थे, वो एक तरह से जब कमज़ोर पड़ गए थे, जब पेशवा आए तो पेशवा के अंडर में मराठा डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने जो अपने मिलिट्री को जो है काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनाया। दिस सक्सेस ले इन बाईपासिंग द फोर्टिफाइड एरिया ऑफ द मुगल। तो मुगलों का जो फोर्टिफाइड एरिया था, ऐसा एरिया जो किलेबंदी किया हुआ था, गढ़ था उनका, तो उसको इन्होंने अब क्या किया, जब इनका मिलिट्री मजबूत हो गया तो उसको ये लोग अब बाईपास करने लगे। ठीक है, बाय रेडिंग सिटीज एंड बाय इंगेजिंग मुगल आर्मी इन एरिया वेयर द सप्लाई लाइन्स एंड री इन्फोर्समेंट कुड बी इजिली डिस्टर्ब। तो ये अपने मजबूत सेना के दम से जो है उनके ठिकानों पे रेड करने लगे, सिटीज़ पे रेड करने लगे, मुगल आर्मी को इंगेज करने लगे, परेशान करने लगे, उनके सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब करने लगे, जहाँ से उनका मतलब जो भी बेसिक नीड का सप्लाई होता था, गन्स, आर्म्स, एम्यूनिशन, ये सब का जो सप्लाई होता था उसको अब ये लोग इजीली डिस्टर्ब करने लगे। चौथ और सरदेश मुखी को देख लेते हैं। तो चौथ जो था वो 1/4 लगता था, इसीलिए इसको चौथ बोला जाता था, यानी कि 25% लगता था लैंड रेवेन्यू का, जो जमींदार वसूला करते थे। और डेक्कन में यानी कि साउथ में इसको मराठाज के द्वारा कलेक्ट किया जाता था चौथ को। सरदेश मुखी जो कि 9 से 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द हेड रेवेन्यू कलेक्टर इन द डेक्कन। जो हेड रेवेन्यू कलेक्टर होता था उसको 9 से 10% लोगों को जो है रेवेन्यू देना पड़ता था। आगे हम लोग देखते हैं, बिटवीन 1720 एंड 1761 द मराठा इम्पायर एक्सपेंडेड। तो 1720 से लेकर के 1761 के बीच में मराठा इम्पायर जो है खूब तरक्की करा, खूब आगे बढ़ा। इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द अथॉरिटी ऑफ द मुगल इम्पायर। तो जो मुगलों का इम्पायर था उसी में से जो है टुकड़े टुकड़े कर दिए उनके, ठीक है, अपना मतलब उसमें से उनका जो इम्पायर था वहाँ से उनके टेरिटरीज को जीत करके अपने में मिला लेना। मालवा एंड गुजरात वेयर सीज्ड फ्रॉम द मुगल्स बाय 1720। तो 1720 तक ही मालवा और गुजरात को इन्होंने जीत लिया। 1730 आते आते मराठा किंग को रिकॉग्नाइज कर लिया गया था एज द ओवर लॉर्ड ऑफ इंटायर डेक्कन पेनिनसुला। जो पूरा दक्षिणी प्रायद्वीप है ना, उसका ओवरलॉर्ड यानी कि एक तरह से कर्ता धर्ता मालिक, जो कुछ भी आप कहिए, उन मुगलों को जो है एक तरह से मराठा किंग जो थे उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। आगे देखते हैं, ही पॉजेस्ड द राइट टू लेवी चौथ एंड सरदेश मुखी इन द इंटायर रीजन। अब जब वो पूरा एरिया उनके अंडर में आ गया तो उनको जो है मुगलों के द्वारा एक तरह से अथॉरिटी दे दिया गया कि भाई तो अब तो आप क्या कीजिए, यहाँ से चौथ और सरदेश मुखी कलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि उनका मन तो नहीं रहा होगा। आफ्टर रेडिंग दिल्ली in 1737 the frontiers of the Maratha domination expanded rapidly। तो जब 1737 में इन्होंने दिल्ली के फ्रंटायर वाले रीजन को जब रेड किया, यानी कि दिल्ली का जो बॉर्डरिंग एरिया था वहाँ पे जब इन्होंने रेड किया, उसके बाद से इनका डोमिनेशन बढ़ने लगा। इसके बाद जो है ये राजस्थान गए, पंजाब में भी, नॉर्थ में राजस्थान और पंजाब को रेड मारा। उसके बाद उधर बंगाल, उड़ीसा को भी रेड मारा जो कि ईस्ट में था। कर्नाटक, तमिलनाडु जो कि इनके साउथ में था, इन सब जगहों को भी इन्होंने रेड मारा। आगे हम लोग मैप में उसको क्लियर करेंगे।
दीज वे आर नॉट फॉर्मली इंक्लूडेड इन द मराठा एम्पायर। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि जब इन्होंने इन सब जगहों पे रेड मारा, युद्ध किया, जीता, तो उसको अपने साम्राज्य में, राज्य में मिलाया नहीं इन्होंने। बट वी आर मेड टू पे ट्रिब्यूट एज अ वे ऑफ एक्सेप्टिंग मराठा सोवरेनिटी। तो इन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, मराठा का जो संप्रभुता है, यानी कि आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आप ये मानिए कि आप मेरे अंडर में रहेंगे, जो मराठा है, आप उसके सोवेरिग्निटी को एक्सेप्ट कर लीजिए और टाइम टू टाइम हमको टैक्स भेजते रहिए, ट्रिब्यूट भेजते रहिए, जिससे कि हम आप पे आकर के फिर से आक्रमण नहीं करें। एक्सपेंशन ब्रॉट इनॉर्मस रिसोर्सेस। तो जब ये एक्सपेंशन कर रहे थे, जब जीत रहे थे, तो रिसोर्स तो इनको खूब मिला, खूब बहुत सारे धन मिले, लेकिन उसका बहुत बड़ा कीमत इनको चुकाना पड़ा। किनको? मराठाओं को। कैसे? दिस मिलिट्री कैंपेन्स ऑल्सो मेड अदर रूलर्स हॉस्टाइल टूअर्ड द मराठा। अब ये बार बार जा करके सब जगह अटैक करते फिरते थे, तो इससे क्या हुआ, जो बाकी के रूलर्स थे, छोटे छोटे रूलर्स थे, वो लोग इनसे नाराज होने लगे, मराठाओं से। अब नाराज होने का नतीजा ये हुआ कि जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1761 में, तो इसमें मराठाओं के सपोर्ट में कोई भी रूलर नहीं आया था, जिसके कारण मराठाओं की हार हुई थी। इसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ था 1761 में। यहाँ पे एक पिक्चर है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले था, ठीक है, मराठा, उसके बाद आगे इधर 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 चारों तरफ इन्होंने क्या किया, एक्सपेंशन करा था। Alongside endless मिलिट्री कैंपेन, इन्होंने मिलिट्री कैंपेन तो बहुत करा, सैन्य अभियान। द मराठा डेवलप्ड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज वेल। तो सैन्य अभियान के अलावा इनका जो प्रशासनिक सिस्टम था वो भी काफ़ी बढ़िया था। वंस कंक्वेस्ट हैव बीन completed एंड मराठा रूल was secured, रेवेन्यू डिमांड्स were gradually introduced taking local conditions into अकाउंट। तो जब इन्होंने कुछ युद्ध वगैरह करा, जब अपना साम्राज्य एक तरह से फैला लिया, राज्य अपना फैला लिया, तो अब ये लोग जो है प्रशासन पे ध्यान दिए। अब उसके लिए क्या चाहिए था, रेवेन्यू डिमांड जो है वो बढ़ने लगा, लेकिन रेवेन्यू डिमांड ये लोग कंडीशन के हिसाब से करते थे। उसके लिए क्या किया इन्होंने, एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया, एग्रीकल्चर को, कृषि को जो है बढ़ावा दिया। ट्रेड एक्टिविटी को रिवाइव किया, यानी कि जो व्यापार से रिलेटेड जो भी व्यवस्थाएं थी उन सबको इन्होंने रिवाइव किया। दे अलाउड मराठा चिफ्स लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोसले ऑफ नागपुर द रिसोर्सेज टू रेज पावरफुल आर्मी। तो इनके अंडर में जो मराठा चीफ थे, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कौन से मराठा चीफ कहाँ के थे। तो कुछ मराठा चीफ थे, उनको अब मतलब एक तरह से पावर दे दिया गया कि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस यानी कि जो टैक्स वगैरह आ रहे हैं, उससे आप अपने आर्मी को मेंटेन कीजिए, मजबूत बनाइए, ताकि हम लोगों को जब युद्ध करना पड़े, जब जो मेन मराठा थे उनको जब युद्ध करना पड़े, तो आपकी सेना उनकी मदद के लिए जा सके। और इसमें जो है सिंधिया में, ग्वालियर में जो थे वो सिंधिया लोग थे, बड़ौदा में गायकवाड़ फैमिली था, नागपुर में जो भोसले जो एक तरह से रूलर्स थे वो लोग थे। आगे देखते हैं, मराठा कैंपेन्स इनटू मालवा इन द 1720s डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द सिटीज इन द रीजन। तो मराठा का जो कैंपेन हुआ था 1720 में मालवा वाले क्षेत्र में, तो वहाँ के ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, सब कुछ वैसा ही नॉर्मल रहा, कोई विनाशकारी काम इन्होंने नहीं किया। उज्जैन एक्सपेंडेड, उज्जैन वाला जो क्षेत्र था वो एक्सपेंड किया सिंधियाज के पैट्रोनेज में, सिंधिया वहाँ पे थे। इंदौर को होलकर के पैट्रोनेज में एक्सपेंड किया गया। बाय ऑल अकाउंट, ये जो 5 फैमिली है इसको आप याद कर लीजिएगा, ये जो रूलरों का परिवार है, सिंधिया वाले, ठीक है, उसके बाद गायकवाड़, भोसले, उसके बाद यहाँ पे सिंधिया के अंदर में ये वाला उज्जैन वाला क्षेत्र, और होलकर के अंदर में इंदौर। तो ये सबको आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। बाय ऑल अकाउंट्स दिस सिटीज वेयर लार्ज एंड प्रोस्परस एंड फंक्शनड एज इंपॉर्टेंट कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर। तो सभी हिसाब से जो अकाउंट है उस टाइम के मिलते हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो सिटीज़ थे काफ़ी बड़े थे, काफ़ी समृद्धशाली थे, और ये एक तरह से कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर की तरह काम किए। यहाँ पे जो व्यापार से रिलेटेड एक्टिविटी था वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो रहा था। उसके बाद जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, जो संस्कृति से रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी, जैसे लिटरेरी एक्टिविटीज़, पेंटिंग वगैरह, कोई आर्टिफैक्ट, कोई बिल्डिंग, कोई टेम्पल, तो ये सब भी बहुत ज़्यादा बनते थे इस सेंटर में। न्यू ट्रेड रूट्स इमर्ज्ड विद इन द एरियाज कंट्रोल्ड बाय द मराठा। जो एरिया मराठाओं के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, तो वहाँ पे अब नए नए ट्रेड रूट इमर्ज होने लगे, व्यापार के लिए रास्ते बनने लगे, जहाँ से क्या होता था, व्यापार हुआ करता था। इसी में देखते हैं, द सिल्क प्रोड्यूस इन द चंदेरी रीजन नाउ फाउंड अ न्यू आउटलेट इन पूना। तो चंदेरी रीजन में जो सिल्क का
उत्पादन होता था, अब उसके लिए आउटलेट की तरह उभर करके कौन सा जगह आया? पूना, जो कि मराठाओं का कैपिटल था। बुरहानपुर विच had अर्लियर पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेड बिटवीन आगरा एंड सूरत। तो बुरहानपुर जो कि पहले आगरा और सूरत के बीच में जो ट्रेड होता था तो उसमें पार्टिसिपेट करता था बुरहानपुर जगह। तो नाउ एक्सपेंडेड इट्स हिंटरलैंड टू इंक्लूड पूना एंड नागपुर इन साउथ एंड लखनऊ एंड इलाहाबाद इन ईस्ट। तो ये वाला जो रूट था उसको अब धीरे धीरे डेवलप करा गया, इसके अंडर जो है पूना और नागपुर को भी लाया गया, लखनऊ और इलाहाबाद को भी लाया गया। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।